तो नॉर्मल डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है, कितने काम के होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके एटॉमिक नंबर, उनके यूजेस, है ना। फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज में कहाँ कहाँ थोड़े बहुत एक्सेप्शन देख लेते अपन ने। डेंसिटी एच को ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते, रिवीजन कर रहे हैं अपन, है ना। ये लैटाइज इतने काम के नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ एटमाइजेशन शुरू में बढ़ती है क्रोमियम तक, मैंगनीज पे कम होती है, फिर बढ़ती है, और फिर जैसे जैसे एनपीडी इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, कम होते जाती है, क्योंकि सबसे कम होती है। ठीक है, एटॉमिक साइज और आयनिक साइज लेफ्ट टू राइट जनरली इंक्रीजेस, फिर फेकोनी की नियरली सेम रहती है, और फिर कॉपर जिंक में फिर से इंक्रीज हो जाती है। डेल्टा आयनाइजेशन लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, जनरली बढ़ती है ना। कुछ छोटे मोटे दो तीन एक्सेप्शन है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर कोई तुमसे पूछे m+2 से m, तो बताओ m+2 से m किसका पॉजिटिव है? कौन ऐसा एकमात्र आदमी है जिसका m+2 से m कॉपर कॉपर का पॉजिटिव है, बाकी सबके m+2 से m नेगेटिव है। उल्टा पूछे तो उल्टा हो जाता है। देखो +3 से +2 जाए तो शुरू वालों की सबकी +3 स्टेबल है तो नेगेटिव होंगे, और बाद वालों की सबकी +2 स्टेबल है तो इन तीनों से एक पॉजिटिव होगा +3 से +2। बात कर चुके, डेंसिटी लेफ्ट से राइट इंक्रीज होती है, कॉपर की ज्यादा होती है ना। थ्योरी दे रखी है बहुत सारी। ऑक्सीडेशन स्टेट 3D में सबसे ज्यादा मैंगनीज की होती है, बट 4D में आयरन के नीचे वालों की होती है। आयरन के नीचे जो आते हैं 4D और 5D में, जनरली तो मेटल पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की शो करते हैं, नेगेटिव एक दो केस में होती है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व में डिफरेंस क्या है? तुम देखोगे तो m+2 से m0 के ऊपर सिर्फ कॉपर ही है अकेला, बाकी सब नीचे। ये सब बातें दे रखी है, ये भी वैल्यूज दे रखी है, कुछ ऐसे खास वैल्यूज काम की नहीं है। ये तो अति इम्पोर्टेंट फैक्ट था कि साहब कॉपर प्लस और कॉपर प्लस में से ज्यादा स्टेबल कौन है? आप नहीं बोल सकते, डिपेंड्स ऑन मीडियम। एक्वस मीडियम में कौन ज्यादा स्टेबल? copper+2 aqueous medium में ज्यादा स्टेबल। नॉर्मली अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखें सॉलिड मीडियम तो प्लस वाला ठीक है, तो कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है एक्वस मीडियम में, तो +1 वाला डिस्प्रोपोर्शनल रहता है +2 और 0 में एक्वस में, है ना। बल्कि कॉपर +2 के बारे में क्या बात करी गई है कि सारे हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट द आयोडाइड। वो I2 बना लेता है। Cu I2 क्या कर लेता है? Cu2I2 + I2 बना लेता है, कॉपर +1 में चल जाता है। ठीक है, +1 में चल जाता है, और फिर Cu2I2 + I2 साइनोजन में भी ऐसे होता है, साइनाइड में भी ऐसे होता है, और थायोसाइनाइड में भी ऐसे होता है ना। और अगर Cu2CN2 की रिएक्शन कराते केसिंग के साथ तो सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स मिल जाता है कॉपर +1 की। बात अपन ने कर दी, है ना। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स, ऑक्सीफ्लोराइड्स के साथ रहती है। केमिकल रिएक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ब्रास और ब्रोंज। वो केमिकल रिएक्टिविटी का से बता क्या है? हाँ, तो m+2 से m+3 इन सब तीनों की वैल्यूज करके और कुछ ना कुछ ट्रेंड बताया है क्या है क्या नहीं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, है ना। फेरो एंटी फेरो एंटी फेरी, ये सब कुछ आती है अपने को। तो मतलब है एनपट इलेक्ट्रॉन रिसोर्ट टू रूट अंडर n * n+2 से तो हर मैग्नेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसे ये कलर किसका है सर? लाइट पिंक लग रहा है, Mn+2 का होगा, है ना। ये क्या है? फेनी ग्रीन क्या होती है? Fe+2 और निकल+2 देखा है ना अपन ने। फेनी क्या होती है? ग्रीन का लिखा है फेनी, ये Fe+2 और ये नीचे लिखा है। हाँ निकल+2। और Cu+2 और Cr+2 क्या होता है? ब्लू होता है, कुकर एक्वस ब्लू। सॉल्यूशन में कुकर जो होता है +2 वाला ब्लू होता है ना। Cr+3 ब्लू प्लस Cr+3 क्या होता है? वॉयलेट होता है। ग्रीन। Cr+3 अधिकतर जितनी भी रिएक्शन होगी हर जगह ग्रीन ही होगा। बस अगर तुमसे कोई स्पेसिफाई बात करे कि Cr एक्वा से पूरा की पूरा पानी है, 6 की 6 पानी है, तो वॉयलेट होगा। अदरवाइज Cr+3 आप कितने भी क्वेश्चन कर लो ग्रीन ही होता है। ठीक है, बट ये स्पेसिफिक केस है कि अगर 6 की 6 पानी है तो, है ना। और Fe+2 की बात कर चुके, ग्रीन है। Fe+3 में अगर हाइड्रोक्साइड है तो ब्राउन है, और अगर एक्वा सॉल्यूशन है तो येलो है। ये बहुत ज्यादा येलो, है ना। डीडी ट्रांजिशन के कारण क्या तुम बता सकते थे क्या स्कैंडियम+3 और टाइटेनियम+4 कलरलेस क्यों है? यस उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन सॉरी मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नीचे से ऊपर ये लिखा हुआ ना यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी
ऊपर जाता है या फिर ऐसा नेचर ऑफ लिगेंड के द्वारा एनर्जी एब्सॉर्ब पे फर्क पड़ता है, ये सब बातें कर चुके हैं। ठीक है, ये 3 चीजें तुमको करने को दी थी, पढ़ी ये 3 चीजें, बाकी नया अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ये 3 चीजें कैटालिटिक प्रॉपर्टी पढ़ा कि नहीं? पढ़ा है। ठीक है, the transition elements and their compounds are known for their catalytic activity. The activity is described as by their ability to adopt multiple oxidation state to form complexes. बिल्कुल है ना, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट रह सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, वेनेडियम की बात करिए तो ये कुछ एग्जांपल दिए आपको आने चाहिए। कौन कौन से एग्जांपल साहब? वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ये यहाँ, ठीक है, क्या दे रखा है? वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज यूज्ड इन कांटेक्ट प्रोसेस, finely divided iron in nickel process and nickel in catalytic hydrogenation. ये जो है निकल इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ये अपन ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बट कांटेक्ट प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस, लेड चैम्बर प्रोसेस और ये सब प्रोसेस कहाँ पे आएंगी? बी ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में? बी ब्लॉक। तो तुम वहां पे देखोगे कि हेबर्स प्रोसेस में आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। तो सर यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आयरन इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट एज ए कैटलिस्ट यूज होगा तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली ये सब चीजें कहाँ पर आएंगी? हेबर्स प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस, लेड चैम्बर प्रोसेस, डेकन्स प्रोसेस, ये सब कहाँ आएंगी? बी ब्लॉक। ठीक है, अब कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की लोअर करना, है ना, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लोअर करना। देख लो, एक्टिवेशन एनर्जी पता है ना तुमको क्या होती है? हाँ, किसी भी प्रोसेस करने के लिए शुरुआत में। हाँ, वो शुरू में अपन बोलते हैं ना कि विदाउट कैटलिस्ट अगर एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, अगर विद कैटलिस्ट डाल दोगे तो जनरली पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा, तो आपको मेहनत लगेगी कम। ठीक है, मेहनत लगेगी कम। उसके अलावा ट्रांजिशन मेटल आर इफेक्टिव एज अ कैटलिस्ट। ये एग्जांपल दे रखा है कि जब आयोडीन और H2O8 की रिएक्शन करा के ये बनाते हो, ठीक है, तो पहले आयोडीन को I2 में कन्वर्ट करते हैं, तो Fe+3 अपने आप को Fe+2 में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, फिर Fe+2 को H2O8 में डालते हो। अच्छा, पता है ऐसा क्यों हुआ? अब तुम बताओ, आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -1 है, यहाँ पर आयोडीन की -1 है लेफ्ट में और राइट में आयोडीन की 0। इसकी बात करो H2O8 की, तो इसकी कितनी? 8 दूनी 16 में से 2 का 14, 14 बाय 2 7। अब 7 तो कुछ होता नहीं है, 8 दूनी 16, 16 में से 2 गए 14, 14 बाय 2 7, 7 नहीं होती, तो फिर पेरोक्सी लिंकेज है इसमें, है ना। सल्फर की यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +6 है, ऑक्सीजन की यहाँ पर -1 है, यहाँ -2 है। ठीक है, क्या करा है इसने? Fe+3 ने I- को I2 में कन्वर्ट कर दिया है, और ये जब H2O8 है, इससे जो Fe+2 बना, Fe+2 अपना ऑक्सीडाइज कर दिया है और इसे इससे कर दिया। तो ओवरऑल कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, कैटलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, कैटलिस्ट रिएक्शन को करवाता है। जल्दी से 2 बॉन्ड खत्म करते हैं, KMnO4 होते हैं, K2Cl2 से होते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? से वाइड है, मतलब ये कोई लेटाइस है, सॉलिड स्टेट वाला लेटाइस है ये, है ना। अब लेटाइसेस के बीच में कहीं ना कहीं वॉइड्स होते हैं, खाली जगह होती है। लेटाइसेस के बीच में ऐसा तो है नहीं कि 100% पैकिंग एफिशिएंसी कहीं पे भी नहीं होता है ना। तो 50% हो गया, 64% हो गया, 78% हो गया, 100% पैकिंग एफिशिएंसी तो किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ जगह खाली है ही। तो ये लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे एलिमेंट्स, है ना, कौन कौन? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, ये लोग क्या करते हैं? इन वर्ड्स में हो जाते हैं ट्रैप। इन वर्ड्स में कौन? जो छोटे छोटे स्मॉल एटम्स, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन, कभी कभार ऑक्सीजन, ये लोग भी ट्रैप हो जाते हैं इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस में ट्रैप हो जाते हैं। और एक क्या बनाते हैं? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक मतलब जहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक फिक्स नहीं है, जैसे थोड़ा सा आपने हाइड्रोजन डाला तो ओवरऑल मान लो वेनेडियम तो उसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन डाला तो ये बन गया नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड, है ना। तो इससे क्या होगा? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड बन जाएंगे कि जहाँ पर कुछ फिक्स रेशियो नहीं है दो रिएक्शंस का, फिक्स रेशियो नहीं है। ठीक है, तो जो छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं ट्रैप हो जाएंगे,
खाली चलो, मुद्दा ये है इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने देखा था थोड़े दिनों पहले, ये चारों के चारों प्रॉपर्टी के बारे में पूछा था। क्वेश्चन क्या था, द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर, और ऐसे 6 ऐसी अलग अलग प्रॉपर्टीज दे रखी थी, इसमें 4 एग्जैक्टली यही थी और ये चारों चूज करना था। ठीक है, तो याद होना चाहिए कि जब आप बीच में किसी चीज को ट्रैप कर रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है, हार्डनेस बढ़ जाती है। मेटेलिक कंडक्टिविटी पे क्या बढ़ेगा, मेटेलिक कंडक्टिविटी पे खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एटम्स ट्रैप हो रहे हैं, एटम्स ट्रैप हो रहे हैं तो उससे जितने आयन्स हैं उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और एटम्स ट्रैप हो रहे हैं और ये कोई रिएक्टिव नहीं है। तो ये 4 पॉइंट याद रख लेना, ज्यादा काम है, कॉपी में लिखोगे तो और ज्यादा काम है ना, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, या फिर नीट में बन जाएगा कि 4 में से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है इंटरस्टिशियल। तो आपको 4 अपनी एनसीईआरटी वाली याद होना चाहिए। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, हार्डनेस ज्यादा होती है, मेटेलिक कंडक्टिविटी सेम रहती है और केमिकली इनर्ट है। आखिरी टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी का, अलॉय फॉर्मेशन। किसी एक मेटल में कोई दूसरा मेटल मिक्स करते हैं, किसी एक मेटल लेटाइस में कोई सिमिलर साइज का, ऐसा नहीं करते कि इतू से इतू सा ले आए, इतू बड़ा ले आए, ठीक है, सिमिलर साइज के होता है। जैसे 3D है तो ये भी 3D, कॉपर में सिंक डाल दिया, कॉपर में मतलब डी की काफी करीब के होते हैं दोनों मेटल्स, है ना, आयरन में कोबाल्ट डाल दिया, तो इनसे क्या होता है थोड़े थोड़े मिक्स हो जाते हैं। अगर आपको किसी भी चीज की केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह में कुछ चेंज करना है तो आप मेटल्स को मिक्स करके दोनों की प्रॉपर्टी का लाभ उठा सकते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील है, तो स्टेनलेस स्टील एक अलॉय है कि प्योर कंपाउंड, ये क्या है, एक अलॉय है। Alloy. अलॉय। ठीक है, तो बचपन में भी था 9th-10th। प्योर जो आयरन है, प्योर आयरन पर तो जंग लग जाती है। अगर आप प्योर आयरन की तांबे की प्लेट में रोटी डाल रहे हो, सब्जी डाल रहे हो, तो जंग लग जाएगी थोड़े समय बाद तो, है ना। बल्कि जब अपन खाते हैं वो स्टेनलेस स्टील की प्लेट में खाते हैं ना, तो चमक 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 करती है। वो भी बनी तो आयरन से ही है, बट उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल एडिटिव्स डाले जाते हैं, क्रोमियम वगैरह और दूसरी चीजें, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज जो अपने को चाहिए वो मिले। जैसे रस्टिंग ना हो, तुमने कभी देखा है कि अपनी थाली को रस्ट होते हुए? हाँ सर, देखा है। तो वो स्टेनलेस स्टील की नहीं होती, वो किसी और चीज की होती। ठीक है, तो अलॉय बनाया जाता है। उसके अलावा ये जो इम्पोर्टेंट अलॉय दे रखे हैं, है ना, ये चीज देखो, दे आर सॉलिड सॉल्यूशन, दो सॉलिड्स को मिक्स करते हैं। एग्जाम्पल 2 दे रखे हैं शायद इन्होंने, वो दोनों याद कर लेते हैं। ब्रास और ब्रॉन्ज। ठीक है, पहली चीज तो ये है नोना और पैराजोलाइट, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, ये सब मिक्स करते हैं स्टील और वगैरह बनाने में, स्टील स्टेनलेस स्टील जैसे बनाते हैं। ठीक है, अब ये 2 इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था ब्रास और ब्रॉन्ज, ये काय के अलॉय है दोनों दोस्तों, कॉपर के। सर इतने ही अलॉय पढ़ना है कि आपने को नहीं, मेटलर्जी में इससे 10 गुना अलॉय पड़ेंगे। मतलब अगर अभी 2 पढ़ रहे हैं तो मेटलर्जी में टोटल 9, 10, 20 के आसपास अपन अलॉयज पढ़ेंगे, है ना। जैसे बेल मेटल होता है, उसके बाद निक्रोम होता है, गन मेटल होता है, और भी पता नहीं क्या क्या होते हैं ना, बहुत सारे होते इनवॉर, पता हैं। नहीं, हाँ, इनवार, इलेक्ट्रॉन, इनवार की प्लेट्स बनती हैं। हाँ, आर्टिफिशियल गोल्ड। बहुत चीजें। ठीक है, तो अभी अपने को 2 पढ़ना है, कौन कौन, ब्रॉन्ज और ब्रास। अब देखो ये दोनों काय के अलॉय है दोस्तों, बोलो, कॉपर के। अब ये तो शायद 10th में भी आ जाता है जहाँ तक मेरे को याद है, बस 10th में मेरे को इतना कंफ्यूजन होता था कहाँ पे टिन और कहाँ पे जिंक है। मेरे को बस 10th में इतना कंफ्यूजन होता था, बाकी याद है कॉपर और टिन का, कॉपर और जिंक का है, तो इतना याद रखना पड़ेगा। जहां पर जेड है वहां पर जेड नहीं, मतलब ब्रॉन्ज में जेड नहीं। अरे कितना सिंपल है, याद रखना, कॉपर है और कॉपर के अलावा यहाँ पे जेड से होता है, यहाँ पे कुछ एस से होता है, तो जेड से मेटल कौन है, जेड, पर जेड यहाँ नहीं है, जेड ऊपर है, जेड दूसरे वाले पर है, ब्रास पर है। और यहाँ पे एस से मेटल कौन है, एस एन, तो एस एन वहां नहीं है, एस एन दूसरी जगह है। क्या याद हो गए, ब्रास देखो कॉपर जिंक और ब्रॉन्ज देखो कॉपर टिन, सही पढ़ा है पहले। है ना। हाँ, ये दोनों अभी के अभी याद करो, चलो फिर आगे बढ़े। और ये चीजें कॉपी में लिखी होना चाहिए जितनी मैंने अभी पढ़ाई, फिर से देख लेना। तुम बोलोगे कि आपने एनसीईआरटी की पीडीएफ नहीं भेजी थी, तो एनसीईआरटी में से तो खुद से भी देख लो, क्योंकि आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है कभी ना कभी।
मैंने तो सिर्फ कुछ चीजें हाईलाइट करी है, बट आपको एक बार पूरी एनसीईआरटी पढ़नी ही है। ये चीज आप नोट करके रखो। और वैसे भी नीट के एग्जाम को कल परसों नहीं है, काफी टाइम है। तो एनसीईआरटी तो कम से कम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो पूरी की पूरी पढ़नी है। जितना अपन हाईलाइट कर रहे हैं खैर वो तो है ही सही, उसके बाद अपन अपन अच्छे से पढ़ते हैं ना। अब इसको रखते हैं थोड़ा सा साइड में, अपन अपने से पढ़ते हैं। अब अपन आ रहे हैं इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट से। डीएनए ब्लॉक में से अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस हैं तो वो इन्हीं के रिएक्शंस के हैं। अच्छा मतलब सर ऊपर वाला अपन टाइम पास के लिए पढ़ रहे थे क्या? नहीं, ऊपर वाला टाइम पास के लिए नहीं पढ़ रहे थे। ऊपर वाली जितनी अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी वो सारी की सारी डायरेक्ट क्वेश्चन बनती है। अगर आया तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया, बट ये जो अपन चीजें पढ़ने वाले ना K1 K2 से 7 ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन सकता है। इसको वो इनडायरेक्टली रेडॉक्स के साथ मिक्स करता है, मोल कंसेप्ट के साथ मिक्स करता है, अपने ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इसके यूज आते हैं। तो ये जो K1 K2 से 7 ना सर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत मार्केट में काम है और बहुत मार्केट में काम आते हैं ये लोग। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अपने को पढ़ना है यहाँ पे K4 एंड K2Cr2O7 दोनों कतई इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुमने थोड़ा बहुत रेडॉक्स में पढ़ा होगा। क्या पढ़ना है सर? रेडॉक्स रेडॉक्स कहाँ पढ़ा हमने यार? अरे थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। नहीं सर नहीं पढ़ा। अरे पढ़ा होगा। पढ़ा क्या है पढ़ा होगा? इसके बारे में जो सबसे कि इंपॉर्टेंट चीज है वो तुम्हें आती है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट बात करें तो +1 + x + 4 × -2 = 0। तो K4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। बहुत बढ़िया पता। +7 ठीक है, और +7 के ऊपर कभी Mn जाता है कि अभी अपन ने 3D में देखा? नहीं जाता। नहीं मैक्सिमम +7 है। तो ये बात तो साफ है कि Mn को नीचे ही आना है ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब सामने वाले को ऊपर ही कराएगा। तो K1O4 इज अ, मतलब वो नीचे आएगा, सामने वाले को ऊपर कराएगा। इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्योंकि उसकी तो पक्की बात है +7 है, +7 के ऊपर तो वो जा नहीं सकता, तो उसको तो नीचे ही आना है, मतलब सामने वाले को ऊपर ही कराएगा। अब एक और मुद्दा उठता है कि +7 के नीचे कहाँ जाएगा सर, कहाँ जाएगा? तो वो 3 केस तुम्हें याद होंगे, है ना? जैसे Mn+7 है, Mn+7 से कब, Mn+7 से एक केस में कहाँ पर आता है Mn+2 में, एक केस में कहा आता है Mn+4 में, और एक केस में कहा आता है Mn+6 में। 5 Mn+2 में, सॉरी 2 4 6, हाँ 2 4 6 बात सही है ना। Mn+7 से +2 में कहाँ पर आता है भैया? स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में आता है। ठीक है, और Mn+7 से Mn+4 कुछ नहीं होता है एक्चुअली, वो MnO2 होता है, ब्राउन कलर का सॉलिड। या फिर कुछ कलर तो छोड़ो, अभी कलर को साइड में रखो। ठीक है, Mn+2 Mn+4 मतलब MnO2 में कन्वर्ट होता है। ये कब होता है? न्यूट्रल या फिर वीकली बेसिक मीडियम। और Mn+6 या फिर K2MnO4 का कन्वर्ट कब होता है? स्ट्रॉन्गली बेसिक। हाँ, स्ट्रॉन्गली बेसिक या फिर स्ट्रॉन्गली अल्कली मीडियम, एक ही बात है। अब वो पता कैसे पड़ेगा, वो तो अपन रिएक्शंस में सीखेंगे। तो Mn नीचे जा रहा है सर। हाँ, ये बेसिक मीडियम में Mn+5 में रहता है ना? नहीं 2 4 6 Mn+5 कुछ होता ही नहीं है, K2MnO4 बनता है। अबे 5 का जब तो यहाँ पे निकालेगी, देखो कुछ और याद है, देखो एन फैक्टर से याद है। ठीक है, तो मेरे को बता इस रिएक्शन में एन फैक्टर कितना है Mn का, पहली वाली रिएक्शन 5 5 है, देखो ये याद है। ठीक है कि 7 में से 2 पे गया तो +5, यहाँ पर एन फैक्टर कितना है? 3 7 में से 4 में गया तो 3, और यहाँ पे एन फैक्टर कितना है? 1 +6 से +7 से +6 में गया तो 1 का ही तो चेंज है। ठीक है, तुम पे डिपेंड करता है, तो एन फैक्टर याद रख लो या फिर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट से आ जाए। एक चीज याद रखना, दोनों करोगे तो फिर खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो क्या याद रखो भैया, Mn+7 है KMnO4 में, KMnO4 में क्या है Mn+7। अब ये बात तो साफ है कि Mn को नीचे जाना है, और सपोज यहाँ पे कोई मेटल डाला, तो मेटल तो बात है, सीधी सी बात है कि मेटल ऊपर जाएगा। सर आपने KMnO7 क्यों लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को? KMnO4 है ना? KMnO, अच्छा वो गलती से लिख दिया होगा।
+7 की जगह वो KMnO7 लिखा दिया, हाँ KMnO4 ही आएगा, सही बात है, एकदम सही बात है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है तो वहाँ पे कुछ इधर उधर हो गया होगा, बाकी KMnO4 एकदम सही है। चलो ठीक है, अब सुनना एमएन कहाँ कहाँ पर आता है बताओ दोस्तों, कैसे कैसे याद रखना है, +2 +4 और +6 बोला, +2 +4 2 4 6 6 2 4 6 7 6। तो एन फैक्टर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सीधे सीधे आपको डिफरेंस दिख रहा है 5 का, 3 का और 1 का, और सब केस में mn एक एक ही है तो एक ही से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है। बस ये याद रखना mn+2 कहाँ पे कन्वर्ट होता है, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई होगा सर, क्या बोला आपने? अरे एक है तो को मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है ना, एक ही mn है, अगर एक से हाँ ज्यादा mn हो तो आप एन फैक्टर में मल्टीप्लाई कर देते जितना एटम्स होते हैं, बट यहाँ कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 4 6 एसिडिक, न्यूट्रल और स्ट्रांगली बेसिक। एक मजे की बात बताता हूँ, स्ट्रांगली बेसिक सिर्फ और सिर्फ KOH और NaOH के केस में लेते हैं, बाकी भले से उसने अगर वीकली बेसिक लिखा भी है ना तो आपको Mn+6 नहीं Mn+4 ही बनाना है। तो सर हम कैसे याद रखें इतना सब कुछ, अबे धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, लोड मत लो सर, लिखने दो अरे लिखने को मिलेगा, 1 मिनट रुक जाओ, पहले इसकी बात कर लूँ मैं, इसका है ना स्ट्रक्चर कैसा। तो Mn+7 है, KMnO4 कैसे बनेगा, ये है ना, ये अब KMnO4 का कलर क्या है, KMnO4 का कलर क्या होता है, वो पिंक कलर होता है, परमैंगनेट है, परमैंगनेट इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, पर्पल मैंगनेट या नहीं है, पिंक। परमैंगनेट है ना, मैंगनेट नहीं है, परमैंगनेट, मैंगनेट होता है +6, ये है +7, तो परमैंगनेट है, परमैंगनेट मतलब या तो याद रखो क्या है ये, पर्पल, और पिंक में बोलेंगे तो पिंक को नहीं बोलना है, पूरा डार्क पिंक बोलना है, एक कलर पर्पल या डार्क पिंक। सर अभी लिखने दो, अरे रुक जाओ 1 मिनट और, अभी मेरे को कलर का रीजन बताओ, रुको 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 रुको, क्या DT ट्रांजिशन आया ना, नहीं 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 है, क्यों नहीं है, क्योंकि Mn+7 है और यहाँ पे D0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, DT ट्रांजिशन नहीं, तो इसके कलर का रीजन क्या Yes, पढ़ा था sir. अपन ने, वो चार्ज ट्रांसफर। इसका रीजन है चार्ज ट्रांसफर, एकदम सही जवाब पर, चार्ज ट्रांसफर में भी स्पेसिफिक MMCT LMCT की MLCT, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, लिगेंड टू मेटल हो रहा है कि मेटल टू लिगेंड हो रहा है, LNC। लिगेंड टू मेटल। लिगेंड जो नेगेटिव Ligand चार्ज to है वो metal मेटल हो को रहा दे है। रहा है, ठीक है। तो ये अगर कोई स्पेसिफिक पूछ ले, वैसे नहीं पूछेगा नीट वाला, बट फिर भी अगर एक लाइन को पूछ ले तो यहाँ पर क्या है, लिगेंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है और ये रीजन है इसके कलर का, ना कि DD ट्रांजिशन, रीजन ये है इसके कलर का, ना कि DD ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये चीजें सब याद हो गई क्या, +2 +4 +6 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, +2 में MnO2 के फॉर्म में रहेगा वो, +6 में K2 MnO4 के फॉर्म में रहेगा। अब चलो इतना ऐसा करो, देख लो फिर अपन KMnO4 खत्म हो गया क्या, अभी तो शुरुआत हुई था, KMnO4 में ये सब जो अपन ने चीजें पढ़ी ना, अब तक अपन ने, मेरे को नहीं लगता कि नया कुछ पढ़ा है, ये तुम रेडॉक्स में पढ़ के आए हो सब चीज, जब इक्विवेलेंट कंसेप्ट यूज करते थे ना तो ये आती है ये सब चीजें, ठीक है। तो अब तक अपन ने नया कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी से रिविजन करा, तो जल्दी से इसको मस्त तरीके से लिख लो, पर हाँ इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको जल्दी से लिख लो। अभी 1 मिनट और रुक जाओ, एक रिवीजन करें तो एक छोटा सा रिवीजन और बचा इसका, फिर बस चल नहीं, छोटा सा रिवीजन और बचा, इसका शेप क्या होता है, ठीक है, D0 है, इसका शेप होता है सिग्मा बॉन्ड बिंदु, 1 2 3 4 लोन पेयर देंगे मैंगनीज का, तो शेप क्या होता है सर उसको, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। ये चीज याद रखना, KMnO4 टेट्राहेड्रल। तुम लोगों का शेप पूछा, अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले तो टू बी प्रिसाइज अगर मैं बताऊं, अगर मैं प्रिसाइज हाइब्रिडाइजेशन बताऊं तो इसका क्या होता है, D3S होता है, और अगर D3S ऑप्शन में ना हो तो फिर sp3 करते हैं। sp3। D3S कैसे होता है, समझ ही नहीं आया आपको, अरे दादा Mn+7 है, D के 0 इलेक्ट्रॉन है, मतलब D पूरा की पूरा खाली पड़ा है, यहाँ पर ये 4s पड़ा हुआ है, यहाँ पे 4p पड़ा हुआ है, आगे 4d फलाना पड़ा हुआ है, अब D पूरा की पूरा खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। और आपको 4 ऑर्बिटल चाहिए, MnO4 है ना, 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो सर शुरू के 4 लेके D4 बना लो, D4 कुछ नहीं होता है,
वो शुरू के 3 लेता है और यहाँ से S लेता है, तो एक्चुअली में D3S है। बट एनसीईआरटी में D3S जैसी किसी चीज के बारे में मेंशन नहीं है, तो फिर आप क्या बोलना, चलो उसको बोलेंगे ओ नादान परिंदे, ठीक है, तो फिर बोल देना SP3, क्योंकि ये चीज तो ऑब्जर्व्ड है, ये चीज तो ऑब्जर्व्ड है कि इसका शेप क्या है, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल D3S के कारण भी हो सकता है और SP3 के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो शेप याद रखना टेट्राहेड्रल। अब इतना अपन ने सब कुछ पुराना पढ़ा है, जल्दी से आप इसको लिखिए, ठीक है। चलिए लिखिए 5-2-3 मिनट, बिल्कुल नहीं छोटे चीज मैंने और लिखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा PS लेस देन 7 ये तुम्हें ये भी मालूम है एसिडिक है। बेसिक में क्या होता है, अगर 7 से 11 के आसपास हो तो ये वीकली वाला बनता है, और अगर 11 से भी ज्यादा हो, 12, 13, 14 वगैरह हो, तो फिर KTO में पूरे में +6 बनेगा। सो इसका कलर की रीजन क्या बताया था आपने, चार्ज ट्रांसफर? हाँ पढ़ा है उसमें डिटेल में कैसे चाहता हूँ कोऑर्डिनेशन लास्ट। अब तक अपन ने क्या करा, अब तक अपन रिविजन करा जो तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, है ना। रेडॉक्स में या ऑर्गेनिक में कहीं भी थोड़ा बहुत अपन ने केमिनोफोर के कलर की वहाँ पे बात करी, लेयर्स रिलेशंस में, है ना। +2 +4 +6 जाता है, रेडॉक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा है, नहीं पढ़ा हो तो हमने उसको रिवाइज कर दिया, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर और एलएनसीटी अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा है कि भैया एमएन में तो डी इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, फिर भी वो कलर्ड होता है, तो उसका रीजन चार्ज ट्रांसफर होता है, कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है। अब अपन नई चीजें ज्यादा पढ़ने वाले हैं, और चीजें हैं इसमें, हाँ बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसकी केमिनोफोर बनता कैसे, कुछ नहीं सर लेबोरेटरी से खरीद के लाओ, हाँ ये भी सही है ना। बनता कैसे, तो एक चीज याद रखना, क्या याद रखना सर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनते हैं अपनी ओर से। डी ब्लॉक वो क्या KOH डाल के, MnO2 में KOH डाल के बनता है। और क्या होती है और सर वो जो जमीन में से खोद के निकालते हैं ना, किसी मेटल की ओर बनती है, ठीक है। तो इसकी ओर क्या है, इसकी जो ओर है वो है पायरोलुसाइट, ओर ऑफ मैंगनीज, है ना, पायरोलुसाइट। इसका फॉर्मूला क्या है, MnO2। ये कैसी होती है ब्लैक ब्राउन, ठीक है। अच्छा अगर कोई जमीन में से निकाला है तो ब्राउन है, इतना वो दिमाग मत लगाना। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, डी ब्लॉक में दो चीजें पढ़नी बस अपने को, एक तो KMnO4 और K2Cr2, दोनों में सेम मेथड है, क्या कि ओर में डाल दो फ्यूजन मिक्सचर ना। फ्यूजन मिक्सचर क्या होता है, किसी भी अल्कली को एयर के साथ जब हीट करोगे, तो और में जब फ्यूजन मिक्सचर डालोगे ना, और में जब फ्यूजन मिक्सचर डालोगे तो कुछ ना कुछ होगा। अब KMnO4 की ओर क्या है, KMnO4 की ओर क्या है, MnO2 क्या ओर है, MnO2, इसका नाम क्या है, पायरोलोसाइट। ये कोई अपन आउट ऑफ सिलेबस चीजें मैं पहले बोल रहा हूँ कि अपन इस चैप्टर में कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर का नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो ये सब एनसीईआरटी में है, ये सब चीजें हैं जो अपन पढ़ रहे हैं। तो MnO2 का काय में डालो फ्यूजन मिक्सचर। अब यहाँ पर फ्यूजन मिक्सचर आप काय का ले सकते हो, KOH-O2 का ले सकते हो, KNO3 KClO3 सबका ले सकते हो, बट मैं अगर बात करूँ तो मैं लेता हूँ KOH और O2 का, ठीक है। एनसीईआरटी वालों ने भी शायद तक यही दिया होगा, है ना। MnO2 जो पायरोलुसाइट है, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है ओर में, तो उसमें डाल दो KOH और O2, तो क्या MnO4 बनता है, नहीं KMnO4 नहीं बनता, क्या बनता है, K2MnO4। पहले क्या बनता है, K2MnO4 बनता है, मैंगनेट आयन बनता है, पोटेश मैग्नेट होता है ना, तो मैंगनेट। इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7 है क्या, +6 +6 निकाल लो, ठीक है। 4 में से 2 गए 6, तो इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 मैंगनेट आयन, ठीक है। मैंगनेट आयन की खास बात क्या है, +6 वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, Mn+6 या फिर Mn+6 K2MnO4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, स्टेबल कब, ओनली इन कौन से मीडियम में स्टेबल रहेगा, बेसिक मीडियम में। ऐसा क्यों यार, अरे सिंपल सा लॉजिक हाईली है ना, बेसिक। Mn+6 जो बेसिक मीडियम में स्टेबल रहेगा, तभी तो बेसिक मीडियम में +6 बनता है, तभी तो बेसिक मीडियम में +6 बनता है,
है ना। तो अगर Mn+6 हाईली को तुम बेसिक। दूसरे मीडियम में लेके जाओगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अभी तो बेसिक मीडियम ही है KOH का, तो अभी तो स्टेबल है वो मैंगनेट आयन, अभी तो स्टेबल है क्योंकि KOH का बेसिक मीडियम है। पर क्या आपको मैंगनेट बनाना था कि पर मैंगनेट बनाना था, आपकी क्या चाहत थी? पर पर मैग्नेट। मैग्नेट। पर मैंगनेट, तो ये पर +6 को मैग्नेट। +7 में कन्वर्ट करना है, तो K2MnO4 को आप KMnO4 में कन्वर्ट कर सकते हो via any of the oxidation processes, है ना। ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस क्या क्या हो सकती है बता रहा हूँ, क्या क्या हो सकती है। या तो आप इसको डाल दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे ओजोन, ओजोन में डाल दो, क्यों? क्योंकि ओजोन के पास क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ओजोन इसको नेसेंट ऑक्सीजन देके +6 से +7 में ऑक्सीडाइज कर देगी और खुद रिड्यूस हो जाएगी O2। तो एक चीज ये कर सकते हो कि ओजोन डाल दो, है ना। दूसरी चीज क्या कर सकते हो कि F2 + OH- डाल दो। इलेक्ट्रोलाइसिस। F2 + OH- से क्या होगा, देखो फ्लोरीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, बताओ फ्लोरीन की मोस्ट फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1। -1। तो फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन क्या करेगा, नीचे आएगा F- में। अगर फ्लोरीन नीचे आएगा तो KMnO4 K2MnO4 को क्या में कन्वर्ट कर देगा, वो Mn+7 में। सर फ्लोरीन के अलावा आप क्या क्लोरीन यूज कर सकते थे? तो हाँ, क्लोरीन भी यूज करते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों यूज होते हैं, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों यूज होते हैं। तो या तो ओजोन से ओजोन ब्रोमीन नहीं कर सकते? नहीं करते, ब्रोमीन, ब्रोमीन इज नॉट स्ट्रॉन्ग, ब्रोमीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, ठीक है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन करते हैं, तो +6 से +7। या फिर या फिर या फिर सबसे बेस्ट तो ये है कि अगर कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करवा दो, है ना। तो ये तो जी जान है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन तो सभी का हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस से तो कोई भी मना नहीं कर सकता। अगर आप वहां मार्केट में आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के साधन हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के साधन, पैसा और सब चीजें हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने से तो कोई भी एलिमेंट मना नहीं करेगा, कोई भी एलिमेंट मना नहीं करेगा। तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एनोड पे जाके ऑक्सीडेशन हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस से, तो K2MnO4 KMnO4 और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन है। अभी बताओ मैंने क्या बताया, K2MnO4 कौन से मीडियम में स्टेबल है? बेसिक मीडियम बेसिक। में। बेसिक मीडियम में स्टेबल है। तो अगर इसको तुम एसिडिक मीडियम में डाल दोगे ना, अगर तुम इसको एसिडिक मीडियम में डाल दोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेट। क्या हो जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेट। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम में ये क्या है, अनस्टेबल है। एसिडिक मीडियम में भाई साहब क्या है, अनस्टेबल है। तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे, तो मतलब एक ऊपर जाएगा KMnO4 और नीचे आएगा, नीचे क्या आएगा Mn42, ठीक है। ये ऊपर जाएगा KMnO4 में और नीचे क्या आएगा MnO2 में, ठीक है। MnO2 में आएगा। पर क्या ये मेथड बहुत अच्छी है क्या? तो आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको KMnO4 के अलावा MnO2 भी मिल रहा है जो आपको नहीं चाहिए, है ना, जो आपको नहीं चाहिए। तो या तो एसिडिक मीडियम में डाल दो, एसिडिक मीडियम में तो K2MnO4 अनस्टेबल होता है, तो KMnO4 और MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, डिस्प्रोपोर्शन हो जाएगा। या तो ओजोन डाल दो, या तो F2Cl2OH- डाल दो, या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा दो, ठीक है। तो K2MnO4 का नाम क्या था दोस्तों? K2MnO4 का नाम क्या था, मैंगनेट था कि परमैंगनेट था? मैग्नेट। मैग्नेट। मैंगनेट पर का मैग्नेट। परमैंगनेट। K2MnO4 का तो पर मैग्नेट था ना? नहीं, KMnO, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तुमको वहां पे एक बार वो पढ़ना पड़ेगा, ऑक्सी एसिड्स। पर मतलब होता है हाइपर, मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, मतलब जो कॉमन है उसके भी एक ऊपर, ठीक है। कॉमन के भी एक ऊपर होता है परमैंगनेट। तो पर होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक होता है हाइपर और एक होता है हाइपो। तो अगर तुम वहां पढ़ोगे जो ऑक्सी एसिड्स, ठीक है, तो सीख जाओगे कि कहाँ पर लिखते हैं, कहाँ हाइपो लिखते हैं, कहाँ मेटा लिखते हैं, कहाँ पायरो लिखते हैं। तो ये पर मैग्नेट है क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, मतलब जो नॉर्मल है उससे भी एक ऊपर है। या फिर इसको सिंपल करने का क्या तरीका, मैंगनेट किसके जैसा फील हो रहा है, मैन जैसा, है ना। तो पहले मैन बनता है और फिर उसमें आगे पर जुड़ जाता है, पर मैन। ठीक है, बाद में वो बन जाते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है कि K2MnO4 से KMnO4 आप बना रहे हो, तो पहले क्या लेते हैं बताओ, किससे? जो बेसिक
जो सबसे बेसिक मतलब पहले सबसे पहले क्या लेते हैं बोलो, क्या लेते हैं? और लेते हैं और उसका फ्यूजन मिक्सर डालते हैं। और फ्यूजन मिक्सर क्या होता है? अल्कली और एयर का मिक्सचर। अल्कली और क्या होती है मैंगनीज की? MnO2 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 का नाम क्या है? pyrolusite। पायरोलुसाइड, जो कि कैसी होती है? ब्लैक ब्राउन। ब्लैक ब्राउन ब्लैक अब फ्यूजन ब्राउन मिक्सर डालते हो, फ्यूजन मिक्सर डालते हो, तो फ्यूजन मिक्सर डालने से क्या हो गया भैया? वो ऑक्सीडाइज हो गया। फ्यूजन मिक्सर KOH प्लस अल्कली डालने से MnO2 क्या बन गया? मैंगनेट बना गया। पर मैंगनेट बताओ। मैग्नेट मैंगनेट बना। मैग्नेट और मैग्नेट से फिर आप ऑक्सीडेशन फैलाना डिमका करा के पर मैंगनेट बना दो। अब और इम्पोर्टेंट बात आने वाली है, और इम्पोर्टेंट बात तुमको तो साथ में ही लिखना है। मैग्नेट जो है, मैग्नेट का कलर क्या होता है भैया? मैग्नेट होता है ग्रीन कलर का। ग्रीन और पर मैग्नेट जो होता है वो कौन से कलर का होता है भैया? अभी अपन ने पढ़ा पिंक डार्क पर्पल पिंक, पिंक पर्पल है ना? तो या तो पर मैग्नेट को क्या बोलते हैं? पर्पल या डार्क पिंक या फिर मैजेंटा, एक ही बात। डार्क पिंक पर्पल, ठीक है। तो एक चीज याद रखना। कैसे याद रखना? देखो पर मैग्नेट तो सिंपल सी बात है, पर मैग्नेट मतलब पर्पल, हाँ या ना? पर मैग्नेट KMnO4 मतलब पर्पल, याद हो पर्पल गया? परमानेंट हाँ KMnO4। यस अब ये मैग्नेट कैसा है? मैन, हरा मैग्नेट मतलब मैन जैसा, ठीक है। अब नेचर पसंद ही होता है इंसान को, तो नेचर क्या होता है? ग्रीनरी, ऐसे देखा मैंने कल, ठीक है। तो मैन है तो मैन से क्या? ग्रीनरी, ग्रीन। मैग्नेट, मैग्नेट, मैग्नेट का कलर क्या होगा बोलो? आदमी को क्या पसंद ग्रीन 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 है ना? ग्रीनरी पसंद है। तो मैग्नेट, मैग्नेट, मैग्नेट होता है ग्रीन। और पर मैग्नेट होता है क्या? पर्पल पर्पल, पर्पल ठीक है। और जो पायरोलुसाइड था वो तो खैर ब्लैक कलर का ही था, और थी खैर वो तो, ब्लैक ब्राउन है ना, ब्लैक ब्राउन। तो ग्रीन और ये पर्पल, ठीक है। और अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत सारा कुछ बचा है, अभी तो इसमें ही काफी कुछ बचा है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज एक और, कि ये जो ग्रीन है इसका रीजन क्या है? इसका रीजन चार्ज ट्रांसफर है। जो KMnO4 था, KMnO4 का रीजन क्या था? चार्ज चार्ज ट्रांसफर, ट्रांसफर क्योंकि D0 था, Mn+7 है, D0 था। इसका रीजन क्या है ग्रीन होने का? इसका भी डीजी चार्ज ट्रांजिशन ट्रांसफर हो सकता है, बट चार्ज ट्रांसफर हो तो हम्म, सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे D1 है ना, रीजन आप DD ट्रांजिशन बोल सकते हैं। D1 क्यों यार? समझ नहीं आया सर? अरे क्योंकि यहाँ पे Mn क्या है? +6 में। तो 4:3d7 में से जब तुम 6 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, सॉरी 4:3d5 में से जब 6 निकालोगे, तो S के तो दोनों गए, और 5 में से कितने गए? 4 ही जाएंगे, तो एक D बच जाएगा ना। और बल्कि उसमें से सातों की सातों निकाल दोगे तो S भी 0 हो जाएगा, D भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो KMnO4 में तो DD ट्रांजिशन होता ही नहीं है, रीजन चार्ज ट्रांसफर होता है। परंतु K2MnO4 में DD ट्रांजिशन हो सकता है। तो ये इतनी सारी इंपॉर्टेंट बात समझ पड़ी क्या? पर दोनों मैग्नेट, ऑप्शन में हो गया तो DD ट्रांजिशन होगा कि चार्ज ट्रांसफर होगा? मैग्नेट में DD ट्रांजिशन बोला जाता है, और पावर ठीक मैग्नेट में चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। अगर +6 को +7 में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा दो, नॉर्मल ऑक्सीडेशन करा दो, या F2 वगैरह के साथ करा दो, Cl2 के साथ करा दो, या फिर एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन करवा दो। तो क्या KMnO4 की प्रिपरेशन सीख गए हो? है ना, एक ही हाँ मेथड है भैया, एक ही मेथड है ऐसे पायरोलोसाइट से बनाना। अब जब KMnO4 का आपने स्ट्रक्चर देख लिया था ऐसा, तो अगर कोई तुमसे K2MnO4 का स्ट्रक्चर पूछ ले, तो क्या K2MnO4 का स्ट्रक्चर बना सकते हो? हाँ, हाँ यस डबल बॉन्ड की जगह एक माइनस डबल बॉन्ड हटा के K लगा देना। हाँ। और KMnO4 कैसा था? KMnO4 ऐसा था, है ना। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। चल, आधा हो गया अपना KMnO4, आधे से ज्यादा हो गया, जल्दी से ये सब लिखिए 2 मिनट के अंदर। बढ़िया बढ़िया चीजें सब हाथों हाथ याद करनी है, इस भरोसे मत बैठना कि जब मैं रिवीजन करने बैठेंगे इस चैप्टर का तब याद करेंगे। नहीं, ये हाथों हाथ अभी के अभी ही रटो, ठीक है। संडे टेस्ट में पूछूंगा ये सब चीजें मैं क्लियरली। काफी काम की चीजें हैं ना, K2MnO4 से KMnO4 बनाना, पायरोलोसाइड से ये सब बनाना, काफी काम की चीजें हैं। और इन सबसे ज्यादा काम की चीज है Mn की रिएक्शंस, ये MnO4 की रिएक्शंस, ये सबसे ज्यादा काम की चीज है। तो सबसे पहले अपन क्या ले लेते हैं? रिएक्शंस ऑफ
KMnO4 पहले का में ले लेते हैं इन एसिडिक मीडियम। अब ये चीज तो साफ है, क्या साफ है सर, क्या साफ है कि Mn KMnO4 खुद काय में कन्वर्ट होगा, बताओ एसिडिक मीडियम में, बोलो बोलो बोलो, काय में कन्वर्ट होगा? Mn Mn+2 MnO2 Mn+2 है ना, प्लस पता टू। नहीं आप MnO2 अच्छा। कहाँ से बना रही है ना, काय में अरे कन्वर्ट होगा Mn+2 मुझे लगा प्रिपरेशन वाली। जा रही 2 4 6 की बात चल रही है ना, 2 में कन्वर्ट होगा। अब ये बात तो साफ है कि KMnO4 तो Mn+2 में कन्वर्ट होगा, तो KMnO4 +7 से +2 में रिड्यूस होगा, तो सामने वाले को क्या करेगा, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अब किसके साथ क्या करेगा ये अपन धीरे धीरे लिखते चलेंगे, है ना, धीरे धीरे अपन ये करते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो और क्या कर सकता हूँ, एनसीईआरटी में अपन एक बार चेक कर लेंगे लिखने के बाद कि अपन ने उनकी सारी रिएक्शन कवर कर ली, विल चेक। H2O3 को बाद में लिखते हैं, H2O3 वाले को बाद में लिखते हैं, पहले अपन लिखते हैं SO3 - 2 को लिख देते हैं, H2S को लिख देते हैं, S को लिखते हैं, क्योंकि इनमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनते हैं थोड़े से अच्छी, क्या बनते हैं थोड़े से अच्छी। ठीक है, अब सब केस में ये बात तो साफ है कि Mn तो काय में कन्वर्ट होगा, कौन सी स्टेट में होगा बोलो मित्रों, +2 में, तो Mn रिड्यूस होगा, भी ऑक्सीडाइज होगा। जब आयरन +2 को ऑक्सीडाइज करोगे तो आयरन कहाँ में जाएगा, +3 में, Sn+2 को करोगे तो कैल्शियम कहाँ में जाएगा, +4 में। C2O4 की बात करें तो 8 में से 2 को 6 बाय 2 +3 है कार्बन, तो कार्बन +3 से ऑक्सीडाइज होकर कहाँ पे जाता है, +4 में, +4 क्या होता है, CO2 है ना। NO2 माइनस की बात करें तो +3 में ये कहाँ में जाएगा, NO3 माइनस में। इतना तो बहुत साफ था, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। ठीक है, अब सल्फाइट काय में जाएगा, सल्फेट 4 2 माइनस में, SO4। ठीक है, अब ये तीन थोड़ी सी अजीब रिएक्शंस हैं, इनको मैं एक बार एनसीईआरटी में चेक करूंगा कि उन लोगों ने क्या दे रखी है, अभी मैंने चेक नहीं करी है ना, पहले मैं मेरी दिखा देता हूँ फिर सोचता हूँ एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, और ऐसे याद रखना सारे के सारे एसिडिक हो जाए। ठीक है, तो H2S को काय में कन्वर्ट करता है, H2S -2 है तो इसको पहले सल्फर में कन्वर्ट करता है, सल्फर में करता है, ज्यादा आगे नहीं लेके जाता है। ठीक है, ज्यादा आगे नहीं लेके जाता है। अब ये सल्फर में कन्वर्ट कर दिया, अभी अकेला 0 में है तो 0 को पता है काय में कन्वर्ट करता है, या तो SO2 में या SO3 - 2 में, और ये H2O3 माइनस, इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ 3 दूना 6 में से 2 का 4 बाय 2 +2 है, +2 है। ठीक है, तो इसको ऑक्सीडाइज करता है वो काय में, सल्फेट प्लस सल्फर। अब ये तीन थोड़ी सी तुमको अजीब लगेगी, और पहले एक चीज सुन लेना, ये जो सल्फर है ये क्या होता है, सल्फर कोलाइडल सल्फर होता है, और कोलाइडल सल्फर कैसा होता है, कोलाइडल सल्फर इज लाइक व्हाट, इज लाइक पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स तो पता ही होंगे तुम्हें, यस, येलो व्हाइट कलर के डॉट दाने होते हैं बहुत सारे, है ना, तो कोलाइडल सल्फर भी एक्चुअली येलो व्हाइट कलर के होता है, दाने दाने जैसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो बाकी सब लिखो, जब तक मैं नीचे की तीन रिएक्शंस एक बार देख लेता हूँ उन लोगों ने क्या दी हुई है, और बाकी ऊपर की तो सारी रिएक्शन बहुत सिंपल थी कि I- को I2 में तो कन्वर्ट कराया नहीं मैंने, हद कर दी मतलब, है ना, I-2 में कन्वर्ट करेगा -1 से 0 में, +2 को +3 में, +2 को +4 में। अब इतना तो तुम समझते हो ना कहाँ पे +2 का +3 होगा, कहाँ +4 होगा। हाँ सर, ऐसे नहीं तो ऐसे की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, उसमें क्या ज्यादा दिमाग लगाना। ठीक है ना, तो ये सब हो गया है, एक बार नीचे के अपन तीन देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ऐसे ही ज्यादा अच्छा था। लिखिए दोस्तों, लिखिए, मैंने तो बहुत बार आते हुए देखा है इनके, इन पे अभी पिछले साल ही जी एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, H2O3 की रिएक्शंस स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में और अल्कलाइन मीडियम में अलग अलग होती है, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आते हैं क्वेश्चन।
तो ये चीज थोड़ी सी आप देख लेना। तो हमने नहीं लिखा तो लिख लेना। जल्दी से मैं एक चीज और लिखा दूं अल्कलाइन मीडियम में, फिर अपन खत्म करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, फिर आप लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा भी दूंगा दिक्कतें कहाँ पे आ रही है। रिएक्शंस ऑफ KMnO4 इन अल्केलाइन, मतलब वीकली बेसिक मीडियम की बातें चल रही है। वीकली बेसिक मीडियम की बातें चल रही है। आप बताओ वीकली बेसिक मीडियम में KMnO4 काय में कन्वर्ट होगा, बताओ। MnO2. 4. MnO2 में +7 से +4। इसकी सिर्फ +7. आपको 3 ही रिएक्शन याद रखनी है। इसकी सिर्फ 3 रिएक्शन ही याद रखनी है। कौन सी 3 रिएक्शन? कौन सी 3 रिएक्शन याद रखनी है सर? ना इसकी क्या याद रखनी है, इसकी क्या याद रखनी है? ये I नेगेटिव को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है IO3 नेगेटिव। I नेगेटिव को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है IO3 नेगेटिव में, और H2O3 - 2 को। अरे बाकी सब चीजें तो सेम ही रहेगी ना, कि Fe+2 को Fe+3 में, Sn+2 को Sn+3 में। तो बहुत लॉजिकल रिएक्शन है ना, कि खुद +7 से +4 में आएगा, बाकी सबको नॉर्मल जो करेगा। बट जो स्पेशल रिएक्शन है वो I नेगेटिव को काय में कन्वर्ट कर देता है IO3- में, H2O3 को काय में कन्वर्ट कर देता है सल्फेट में। और अगर KMnO4 के साथ, KMnO4 +7 के साथ अगर KMnO4 +7 के साथ मैंने कहीं से Mn+2 डाल दिया, है ना, कहीं से मैंने Mn+2 डाल दिया, तो बताओ क्या होगा? +7 और +2 दोनों क्या करेंगे? मिल जाएंगे, क्या होंगे? कम प्रोपोर्शनेट, है ना। +7 और +2 मिलके क्या बनाएंगे? MnO2। ये 3 रिएक्शन याद रखेंगे। कम प्रोपोर्शनेशन मालूम है ना क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा। यस सर। डिस्प्रोपोर्शनेशन, एक एलिमेंट अपने ऊपर एक और अपने नीचे एक में जाए तो डिस्प्रोपोर्शनेशन। कम प्रोपोर्शनेशन मतलब एक हायर मेटल और एक लोअर मेटल मिलके दोनों एक में चले जाएंगे। मिलके कोई बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट बना। डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा। अब तुम बोलोगे सर ये खास क्यों है? खास इसलिए है क्योंकि एसिडिक मीडियम में KMnO4 I नेगेटिव को काय में कन्वर्ट कर रहा था, बताओ? I2. I2 में, यहाँ पर IO3 माइनस में। तुम्हारे मन के जो दिमाग के जो तार है वो बोलेंगे सर ये गलत है, तो इसको अपन कल समझेंगे ऐसा क्यों हुआ, है ना। इसमें एक P ब्लॉक की रिएक्शन लगती है, वो मैं कल समझाऊंगा ऐसा क्यों हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एसिडिक मीडियम में थायोसल्फेट, एसिडिक मीडियम में थायोसल्फेट कन्वर्ट होता है सल्फेट प्लस सल्फर में, परंतु बेसिक मीडियम में सिर्फ सल्फेट में कन्वर्ट होता है। और ये नीचे वाली तो सिंपल सी रिएक्शन है, नीचे वाली तो तुम ये भी समझ ही गए, है ना, कि +7 को अगर आप +2 में डालोगे तो कोई बीच का रास्ता निकलेगा, +4 बनेगा। तो बस ऊपर वाली रिएक्शन मैं समझाऊंगा I नेगेटिव की। उसके बाद KMnO4 का हीटिंग इफेक्ट में 2 मिनट लगेगा। KMnO4 का टाइट्रेशन पढ़ना ऑक्सैलिक एसिड के साथ, उसमें 3-4 मिनट लगेंगे। और फिर K2Cr2 कल अपन खत्म कर देंगे। K2Cr2 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है KMnO4 के साथ, ठीक है। तो कल अपन डी ब्लॉक करेंगे खत्म, फिर उसके बाद F ब्लॉक बचा है, लोड मत लेने का। पर जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डी ब्लॉक के K2Cr2 और KMnO4 के ही आते हैं, ठीक है। चलिए तो इतना लिख लेना, और फिर लिखने के बाद आप लीव कर सकते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर लीव कर देना लिखने के बाद। चलिए, थैंक यू सर। Thank you, sir. लिखने के बाद करना लीव।